हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को बताऊंगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पूरा डिटेल में। क्या आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम होते हैं, क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएगा, क्या हमें इसमें जांचें कराना होती है और क्या इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक पेशेंट है, 16 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, जिसकी पिछले 2 महीने से कंप्लेंट है। पेशेंट को चलने में सांस भर रही है, ब्रेथ लेने से पेशेंट कुछ भी काम करता थक जाता है, पेशेंट ज़्यादा वर्क नहीं कर पाता। तो जब भी ऐसे पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है, सबसे पहले हमें उसका जनरल एग्जामिनेशन करना होता है। उसमें हमें देखना होता है पेशेंट के कंजक्टिवा देखना होते हैं। उसमें हमें पेशेंट को पेलार देखने मिलेगा। पेलार हमें कैसे देखते हैं, पेशेंट को बोलेंगे आँखों को ऊपर देखो। जब पेशेंट ऊपर देखेगा तो पेशेंट को हमें कंजक्टिवा पे पूरा पेलार नजर आएगा, वाइट शेडो, जिसे हम पेलार बोलते हैं। यहाँ से पता करते हैं। दूसरा चीज़ होती है, पेशेंट को बोलेंगे अपना हाथ दिखाओ। पेशेंट के जो पाम साइड होते हैं पूरे पेल देंगे, देखो मेरा ये पूरा रेड है, पेशेंट का पूरा पेल है। तो इस तरह से हम पेशेंट का एनीमिया देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसमें हम एक CBC नामक टेस्ट कराते हैं। CBC जो टेस्ट कराते हैं उसमें हमें 2 चीज़ें देखना होती है। पेशेंट का सबसे पहले हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, सेकंड देखते हैं MCV। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ हम कैसे पता करें पेशेंट को एनीमिया है। तो एनीमिया पता करने के लिए क्राइटेरिया, जिसे हम 11, 12, 13 रूल बोलते हैं। अगर 13 से कम, 13 से कम हीमोग्लोबिन अगर मेल में है तो उसे हम एनीमिया बोलेंगे। अगर नॉर्मल फीमेल में 12 से कम है तो उसे हम एनीमिया बोलेंगे। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में लेस देन 11, 11 से कम हीमोग्लोबिन है तो उसे हम एनीमिया बोलेंगे। तो इसे 11, 12, 13 रूल बोलते हैं। मेल में 13 से कम, हेल्दी फीमेल में 12 से कम, प्रेग्नेंट फीमेल में 11 से कम। तो 11, 12, 13 रूल होता है, जिससे हम पता करते हैं पेशेंट को एनीमिया। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है, इसमें हम सबसे पहले CBC कराते हैं। 200 रुपये का टेस्ट है। इससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को एनीमिया है और कौन सा एनीमिया, इससे हम ये पता कर सकते हैं। तो इस पेशेंट का हमने CBC कराया था। पेशेंट को CBC के अंदर क्लोज लेगा। पेशेंट का ऑन एडमिशन हीमोग्लोबिन 3 ग्राम था और पेशेंट का जो MCV था, मीन कॉर्पस वॉल्यूम 39 था और पेशेंट का RBC 2 थे। तो सबसे पहले हमें अगर पता करना है पेशेंट को कौन सा एनीमिया, तो इस पेशेंट को जो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बताऊंगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको CBC में देखना है, MCV की वैल्यू देखना है। उससे पहले आपको एक चीज़ देखना है, पेशेंट को अगर एनीमिया को आता है तो उसमें आपको एक रेटिकुलोसाइट काउंट देखना है। रेटिकुलोसाइट काउंट से आपको रेटिकुलोसाइट इंडेक्स निकालना है, जिसे हम रेटिकुलोसाइट इंडेक्स बोलते हैं। इसका निकालने का क्राइटेरिया होता है, जो कि मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता दूंगा। उससे आप उसे निकाल लेना। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 2 है तो पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अगर पेशेंट को रेटिकुलोसाइट जो काउंट मोर देन 2 आता है, 2 से अगर ज़्यादा आता है, तो वो पेशेंट का जो एनीमिया ब्लड लॉस के कारण है। तो पेशेंट का रेटिकुलोसाइट जो काउंट हमने निकाला था वो लेस देन 2 था। रेटिकुलोसाइट काउंट लेस देन 2 है, मतलब पेशेंट का आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो इसके बाद हम पेशेंट का MCV देखते हैं। MCV जो पेशेंट का है, अगर पेशेंट का MCV 100 है तो उसे हम नॉर्मल बोलेंगे। अगर पेशेंट का MCV लेस देन 80 है तो उसे हम माइक्रोसाइटिक साइड बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अगर पेशेंट का MCV मोर देन 100 है, 100 से ज़्यादा है, तो उसे हम मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। तो पेशेंट का MCV कम था, पेशेंट का MCV जो है 39 था। तो अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का पेशेंट आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको उस पेशेंट का एक CBC कराना है। CBC में आपको हीमोग्लोबिन देखना है। हीमोग्लोबिन के बाद आपको उसका MCV देखना है। MCV अगर लेस देन 80 है तो पेशेंट को माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। उसके बाद पेशेंट का आपको आयरन प्रोफाइल कराना है। आयरन प्रोफाइल के अंदर आपको 3 चीज़ देखना है। पेशेंट का आयरन देखना है, पेशेंट का फेरेटिन देखना है, पेशेंट का TIBC देखना है। इन तीनों चीज़ों से आपको पता लगेगा पेशेंट को कौन सा एनीमिया है। अगर पेशेंट का आयरन प्रोफाइल के अंदर पेशेंट का आयरन कम आता है और फेरेटिन कम आता है और साथ में TIBC बड़ा हुआ आता है, तो पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन स्टोर होता है वो फेरेटिन के रूप में स्टोर होता है। हम जो आयरन प्रोफाइल कराते हैं उसमें आयरन तो कम आएगा ही आएगा, साथ में फेरेटिन भी कम आएगा। तो वो इसलिए कम आएगा क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्टोर आयरन है वो भी कम हो चुका है। तो स्टोर आयरन को हम फेरेटिन बोलते हैं। तो जो टिश्यू के अंदर जो आयरन स्टोर होकर रहता है उसे हम फेरेटिन बोलते हैं। तो जब भी बॉडी में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में पेशेंट का फेरेटिन भी कम हो जाता है। तो फेरेटिन बॉडी को बोलता है कि भैया आयरन भेजो। तो आयरन जो ट्रांसफ़र होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू के अंदर, उसके ट्रांसफ़र जो होता है उसकी बाइंडिंग जो कैपेसिटी होती है उसे हम TIBC बोलते हैं, जिसे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कहा जाता है। अगर किसी पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो उसमें आपको आयरन प्रोफाइल में पेशेंट का आयरन कम देखने मिलेगा, साथ में फेरेटिन कम देखने मिलेगा और उसका TIBC बढ़ा हुआ होगा। तो आप इससे पता कर सकते हैं पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। नेक्स्ट जो इसमें होता है वो होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। उस कंडीशन में पेशेंट का आयरन भी कम रहेगा, पेशेंट का TIBC भी कम रहेगा, पेशेंट का फेरेटिन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी आयरन का बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। तो आयरन का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रहेगा तो उस कंडीशन में पेशेंट का आयरन कम रहेगा और TIBC कम रहेगा, फेरेटिन बढ़ा रहेगा। तो आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है। आयरन प्रोफाइल के अंदर अगर पेशेंट का फेरेटिन कम है तो पेशेंट को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अगर आयरन प्रोफाइल के अंदर पेशेंट का फेरेटिन बढ़ा हुआ है तो पेशेंट को एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। तो आयरन जो हमारा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है इसका आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड जो होता है इसमें एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन,
थर्ड जो होता है इसमें सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि बोन मेरो के कारण होता है। ये बहुत ही रेयर है, इसलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे नहीं। इसमें एक लास्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया को कैसे पता करेंगे? थैलेसीमिया पता करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है जिसे हम मेजर इंडेक्स बोलते हैं। मेजर इंडेक्स में क्या होता है, जो पेशेंट की सीबीसी के अंदर जो एमसीवी की वैल्यू आती है, एमसीवी की वैल्यू जो भी आती है उसे हम आरबीसी से डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी उसकी जो वैल्यू आती है उससे हम पता करेंगे कि पेशेंट को थैलेसीमिया है नहीं है। तो इसका इस तरह हम देखते हैं, अगर पेशेंट का मेजर इंडेक्स मोर देन 13 आता है, अगर 13 से ज़्यादा आता है तो उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। अगर वो मेजर इंडेक्स 13 से कम आता है तो पेशेंट को थैलेसीमिया है। तो पेशेंट का जो मेजर इंडेक्स है 19.5 था। तो आप किसी पेशेंट के सीबीसी में से पता कर सकते हैं पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है या फिर पेशेंट को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया को पता करने के लिए आपको सिंपल सा क्राइटेरिया अपनाना है, पेशेंट का जो एमसीवी की वैल्यू हो उसको आपको आरबीसी की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद अगर पेशेंट का मेजर इंडेक्स मोर देन 13 आता है, पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। अगर वो लेस देन 13 आता है, 13 आता है, तो पेशेंट को थैलेसीमिया है। तो दोस्तों ये आयरन जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये 4 टाइप के होते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, थर्ड जो होता है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, फोर्थ जो होता है थैलेसीमिया। अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कैसे पता करेंगे? हम आयरन प्रोफाइल कराएंगे। आयरन प्रोफाइल के अंदर अगर फेरेटिन कम आया तो पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। अगर फेरेटिन ज़्यादा आया तो पेशेंट को पेशेंट को एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। अगर पेशेंट का फेरेटिन ज़्यादा है, टीआईबीसी और आयरन कम है तो पेशेंट को सिडरोब्लास्टिक एनीमिया है। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ टाइप के इसके थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया को पता करने के लिए आपको मेजर इंडेक्स निकालना है। मेजर इंडेक्स कैसे निकालेंगे? मेजर इंडेक्स निकालने के लिए आपको पेशेंट की एमसीवी की वैल्यू को आपको आरबीसी की जो वैल्यू उससे डिवाइड कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी, अगर मोर देन 13 आती है तो पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। अगर वैल्यू लेस देन 13 आती है, 13 से कम आती है, तो पेशेंट को थैलेसीमिया है। तो इस तरह से हम जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के टाइप है उन्हें पता करते हैं। अभी तो हमने ये तो पता कर लिया पेशेंट को कौन सा एनीमिया है, पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, कौन सा एनीमिया है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके कोजेस क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के। होल्ड। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर किसी पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया तो उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। सबसे पहला जो कोज इसमें हो सकता है, पेशेंट का आयरन इंटेक कम हो, डिक्रीज आयरन इंटेक, पेशेंट बहुत माल एब्जॉर्प्शन हो, पेशेंट को प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट नहीं मिल रहे हो, उसके कारण पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। सेकंड जो होता है इसका डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, पेशेंट आयरन तो प्रॉपर ले रहा है लेकिन उसको प्रॉपर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना मतलब पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है, जो भी आयरन ले रहा है डायरिया लूज मोशन में निकल जा रहा है। या फिर पेशेंट को सीलिएक स्क्रू नाम की बीमारी है। सीलिएक स्क्रू में क्या होता है, पेशेंट जो भी आयरन लेता है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। थर्ड जो होता है अगर कोई पेशेंट आयरन की टेबलेट ले रहा है, कोई पेशेंट आयरन डिफिशियंसी का आपके पास आया है, आपने उसे ओरल आयरन थेरेपी पर रखा हुआ है, लेकिन पेशेंट जो आयरन की टेबलेट मॉर्निंग में ले रहा है, तो मॉर्निंग में पेशेंट आयरन की टेबलेट लेता है, उसके आधे 1 घंटे बाद चाय या कॉफ़ी लेता है। तो चाय और कॉफ़ी के अंदर टेनिन रहता है, जो टेनिन क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी किसी पेशेंट को आयरन सप्लीमेंट दें तो उसे मॉर्निंग टाइम ना दें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में चाय पिएगा पेशेंट, चाय और कॉफ़ी में टेनिन रहता है, जो टेनिन क्या करता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। तो इस तरह से पेशेंट आयरन तो बराबर ले रहा है लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तो ये कोज हो सकता है आयरन एब्जॉर्प्शन ना होने के। थर्ड जो इसका कोज होता है वो होता है इंक्रीज डिमांड, पेशेंट की डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर आयरन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि बेबी भी रहता है। जो ग्रोविंग चाइल्ड होते हैं उनमें आयरन की डिमांड बढ़ जाती है, तो आयरन की डिमांड बढ़ जाना उसमें भी होता है। थर्ड जो होता है कि इंक्रीज ब्लड लॉस, कोई ओल्ड एज पेशेंट है जिसे ब्लड लॉस है तो ब्लड लॉस के कारण भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो इसके 4 कारण होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। कोर्स डिक्रीज आयरन इंटेक, आयरन का इंटेक कम है, इंक्रीज पेशेंट का एब्जॉर्प्शन है और पेशेंट की डिमांड ज़्यादा है और ब्लड लॉस है। तो इसके कोजेज है दोस्तों। उसके बाद अभी आप लोगों को बताऊँगा कोई पेशेंट अगर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का है तो उसमें हमें क्या क्या सिम्टम देखना। अगर हम बात करें ब्लड लॉस की, तो जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ब्लड लॉस होता है। इसके बाद पेशेंट का अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या देखना होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट के जो एक होता है एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस में क्या होता है, पेशेंट की जो टंग है पूरी रेड हो जाती है, पेशेंट के जो टंग के जो बम्ब होते हैं वो फ्लेट हो जाते हैं और टंग पूरी रेड हो जाती है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के पेशेंट में अगर आप उसकी टंग देखेंगे तो पूरी फ्लेट हो जाएगी और टंग पूरी रेड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसमें पेशेंट को हमें कोइलोनेकिया देखने में मिलता है। कोइलोनेकिया में क्या होता है, पेशेंट के जो नेल है पूरे स्पून से हो जाते हैं। जैसे कि पेशेंट के क्लासिकल फीचर है पेशेंट में ये वाला, देखिए ये पेशेंट के जो नेल है पूरे स्पून जैसे हो गए, स्पून शेप के, जिसे हम कोइलोनेकिया बोलते हैं। नॉर्मल नेल इस तरह रहते हैं, इस पेशेंट का जो नेल है पूरा स्पून शेप के, पेशेंट के नेल फ्लेट हो चुके हैं, पूरा स्पून लाइक स्ट्रक्चर पेशेंट का। तो इस तरह से सेकंड देखते हैं हम कोइलोनेकिया। उसके बाद थर्ड होता है इसमें पाइका नाम से बीमारी होती है। उसमें क्या होता है, पेशेंट ऐसी चीज़ें खाता है जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती। जैसे पेशेंट चोक खाता है, पेम खाते हैं, बहुत से बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं तो उसे पाइका बोलते हैं। तो पाइका कारण भी पेशेंट का आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। तो ये तो इसके कोज नॉर्मल जो मैंने आपको बताया। इसके बाद पेशेंट को इसमें
उसके बाद अगर बात करें इसमें टेस्ट क्या क्या करवाएंगे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किसी को है, तो टेस्ट में सबसे पहले पेशेंट का हम कराएंगे स्टूल फॉर ओकल ब्लड। जो ओल्ड एज वाले पेशेंट है, अगर उनमें स्टूल फॉर ओकल ब्लड पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब पेशेंट को कहीं से ब्लड लॉस है। तो स्टूल फॉर ओकल ब्लड अगर ओल्ड एज में पॉजिटिव है तो उसमें हमें उसके बाद उसके अलग टेस्ट कराना, जैसे कि इंडोस्कोपी, पेशेंट का कोलोनोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी। हो सकता है पेशेंट को अंदर कोलोन का कैंसर हो, कैंसर के कारण पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा हो, तो आपको पहले ट्रीट करना पड़ेगा पोस्ट को, नहीं तो इधर से आयरन सप्लीमेंट देंगे, पेशेंट का ऑलरेडी ब्लड लॉस हो रहा है। तो अगर कोई पेशेंट को ब्लड लॉस है तो उसका पहले ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका पहले ब्लड लॉस जहाँ से हो रहा है उसको ट्रीट करना है, उसके बाद आपको आयरन सप्लीमेंट देना है। अगर मैं बच्चे की बात करें, बच्चे के अंदर आपको स्टूल फॉर ओकल ब्लड में हुकूम कराना है। बच्चे का अगर हुकूम पॉजिटिव आ रहा है तो आपको उसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा उसको अल्बेंडाजोल की टेबलेट देना है। अल्बेंडाजोल की टेबलेट देकर आपको पोस्ट को ट्रीट करना है, जो उसका कीड़ा है पैरासाइट उसको किल करना है। तो आयरन जो पेशेंट का आयरन इंटेक है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आयरन का जो लेवल है बॉडी के अंदर। तो इस तरह से हमें पोस्ट को ट्रीट करना है। अभी मैं आप लोग बताऊंगा आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया किसी पेशेंट को, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट के दो तरीके होते हैं इसका, एक ओरल थेरेपी होती है, एक आईवी थेरेपी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल थेरेपी में। ओरल थेरेपी में इसमें हम आयरन की टेबलेट देते हैं पेशेंट को 6 mg पर kg पर बॉडी वेट के हिसाब से। अगर पेशेंट 50 kg का है तो 50 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आएगा 300 mg। तो 300 mg की टेबलेट हम उसे पेशेंट को देंगे, दिन में 1 बार या दिन में 2 बार। ओरल थेरेपी में इसकी मोस्टली हम तो नॉर्मली जो टेबलेट यूज़ करते हैं 3 टेबलेट करते हैं। एक होता है फेरस सल्फेट जो 200 mg की टेबलेट आती है, जिसे हम दिन में 3 बार देते हैं TDS के डोज में। एक होती है फेरस ग्लूकोनेट जो 300 mg की टेबलेट होती है। इस फेरस ग्लूकोनेट को हम 300 mg की टेबलेट को दिन में 2 बार यूज़ करते हैं। एक होता है फेरस फॉर्मुलेट जो 325 mg की टेबलेट होती है, इसे दिन में 2 बार देते हैं। तो ओरल में 3 टेबलेट आती है जिसे हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और BD TDS के डोज में। इसके बाद अगर एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है फीमेल के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगते हैं, हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें उसे हम बोलते हैं टेनोजन इफ्यूजन। उसके अंदर पेशेंट को अगर कोई आता है आपके पास OPD में इसके लंबे समय से हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें आपको पेशेंट का आयरन लेवल कराना है। आयरन लेवल अगर पेशेंट का कम आता है तो उसमें आपको आयरन की टेबलेट पेशेंट को देना है, उससे 4 to 6 मंथ में उसके जो हेयर फॉल है रुक जाएंगे। तो वहाँ भी आयरन का जो है बहुत अच्छा रोल है। इसके बाद अगर बात करें कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में हमने आयरन का सप्लीमेंट पेशेंट को चालू कर दिया तो उसका रिजल्ट कब आएगा, तो 4 to 6 वीक के अंदर पेशेंट का जो एज भी नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपको उसको कंटिन्यू रखना है 6 से 12 महीने के लिए। वो इसलिए रखना है क्योंकि बॉडी के अंदर आयरन का लेवल तो नॉर्मल हो गया, लेकिन हमें स्टोरेज भी बराबर करना है। फेरेटिन भी, आयरन को जो फेरेटिन में कन्वर्ट होता है TIBC के थ्रू, तो उसके भी स्टोरेज को भी मेंटेन करके रखना है। तो स्टोरेज को नॉर्मल करने के लिए हमें 6 से 12 महीने के लिए आयरन का सप्लीमेंट पेशेंट को प्रॉपर देना पड़ेगा। ये तो हुआ आयरन का ओरल थेरेपी के बारे में। अगर हम IV थेरेपी की बात करें तो IV में